ये हम लोग सवाल कर रहे हैं। तो पहला सवाल कर लिए हैं, अब हम दूसरा सवाल करेंगे। इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों को संख्याओं, बीजों और मूल संक्रियाओं की सहायता से क्या है व्यक्त कीजिए। इसमें क्या है, वृत्त का व्यास त्रिज्या की दूना होता है, पहला सवाल है। और दूसरा सवाल है, वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना होता है। और तीसरा सवाल है, आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होता है। और चौथा सवाल है, लाभ विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है, जबकि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है, लाभ के बारे में है। तो देखिए, इस तरह का सवाल हम लोग लगा चुके हैं, लगाए हैं। हम संबंधों के लिए हम जान रहे हैं कि जब भी हमको संबंध निकालना होता है तो उसमें एक किसी को मान लेते हैं, ठीक है। अकेले मानना होता है तो x मान लेते हैं, दो लोगों को मानना होता है तो x और y दोनों मान लेते हैं, यही है ना। केवल एक को मानना रहेगा तो x मान लेंगे, दो लोगों को मानना होगा तो x और y मान लेंगे। अगर लाभ बराबर विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य की बात है तो लाभ के लिए कुछ मान लें, ठीक है, और विक्रय मूल्य के लिए कुछ मान लें और क्रय मूल्य के लिए कुछ मान लें, ठीक है। देखिए, तो लाभ के लिए हम लोग क्या मानते हैं, I। हानि के लिए क्या मानते हैं, L, लॉस। और विक्रय मूल्य के लिए S और क्रय मूल्य के लिए C। यही मानते हैं, इसी यही मानेंगे, हमारा समीकरण सॉल्व हो जाएगा। और इसमें वृत्त की बात है, ठीक है। तो वृत्त में त्रिज्या के लिए R मानेंगे और व्यास के लिए T मानेंगे, ठीक है। तो चूंकि वृत्त के बारे में हम लोग पीछे अपनी कक्षा में पढ़ चुके हैं कि वृत्त में एक केंद्र होता है, ठीक है। इस केंद्र से ये अपनी होती है परिधि, ये बीच में जो होता है केंद्र होता है। परिधि से केंद्र से को मिला देंगे, यही हमारी हो जाती है क्या, त्रिज्या। और परिधि से होकर, एक परिधि से होके, परिधि के किसी बिंदु से होके और त्रिज्या से जाकर दूसरे बिंदु पर जो मिलती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यास। इन्हें होता है व्यास। यहाँ से यहाँ तक मिला दीजिए और केंद्र से होके जाए तो यही कहलाता है क्या, व्यास। और व्यास जो है वो कितना होता है, त्रिज्या का दूना होता है। ये जो व्यास जो है त्रिज्या का दूना होता है, हमारा प्रश्न में दिया है। प्रश्न में दिया है, देखिए अभी हम लोग देखें ना कि प्रश्न में दिया है कि जो पहला सवाल है, प्रश्न में दिया है कि वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दूना होता है। व्यास की कैसा है, त्रिज्या का 2 गुना है। तो इसको हमको समीकरण से बताना है, संबंध से बताना है। तो व्यास को हम क्या मान लिए, व्यास को क्या मान लिए, d। और त्रिज्या को क्या मान लिए, r। तो d बराबर इसकी जगह क्या हो जाएगा, व्यास, ठीक है। देखिए, हम लोगों ने व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या, ठीक है। व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। दिया है प्रश्न में ना कि व्यास त्रिज्या का कितना है, 2 गुना है, यानी त्रिज्या का 2 गुना है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, व्यास के लिए क्या मानेंगे, d। व्यास की जगह क्या रख देंगे, d।
और त्रिज्या की जगह क्या रख देंगे, आर। त्रिज्या की जगह क्या मान लेंगे, आर। यहाँ पर डी क्या है, वृत्त का व्यास। आर क्या है, वृत्त की क्या है, त्रिज्या। हमारा संबंध यही आ गया, d बराबर 2r। ठीक है, तो हम लोग वृत्त के व्यास के लिए क्या मानेंगे, d, और त्रिज्या के लिए क्या मानेंगे, r। अब ऐसा है कि अगर किसी ने ये कहा कि सर मान लीजिए हम भूल गए, तब हो सकता है कि दिमाग में एक्स वाई याद आए, खाली एक्स आए कि एक को एक्स मान लेंगे, एक को वाई मान लेंगे, यही याद आए, तो क्या हमारा गलत हो जाएगा। वृत्त के व्यास को क्या मान लिए, मान लीजिए एक्स, और त्रिज्या को क्या मान लिए, वाई। तो व्यास त्रिज्या का क्या है, दूना। तो व्यास की जगह क्या रख दिए, एक्स, 2 त्रिज्या के जगह क्या रख दी, वाई। तो ये भी सही है, बात समझ में आ रही है। तो हम ये डी आर और डी इसलिए दिखाएं कि मान लीजिए किताब में कोई बच्चे देखते हैं कि सर किताब में डी बराबर 2r लिखा है, तो क्या वही सही है, मेरा ये नहीं सही होगा, तो ये भी सही है। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं याद आ रहा है तो x और y तो याद आएगा कि गुरुजी ने बताया था कि जब कोई चीज नहीं पता रहती है तो उसको क्या मान लेते हैं, x। अकेले मानना है तो x, 2 लोगों को मानना है तो y। तो x, ये व्यास जो है त्रिज्या का दुगुना है, तो एक को हमने x मान लिया, एक को y। व्यास को x मान लिए, त्रिज्या को y, तो x बराबर क्या हो गया, 2y। ठीक है, चलिए देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है, वर्ग का परिमाप। एक वर्ग है, ठीक है, वर्ग का परिमाप। देखिए ये क्या है, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा का कितने गुना है, 4 गुना। ठीक है, कह रहा है कि वर्ग का परिमाप 4 गुना है किसका, एक भुजा का। फिर वही बात, किसी को x मान ले, किसी को y मान ले। ठीक है, इसकी जगह क्या मान ले, परिमाप को क्या मान ले, x मान ले। 4 गुणे एक भुजा को क्या मान ले, y मान ले। आगे हमारा ये है x, तो परिमाप एक भुजा का 4 गुना है, तो परिमाप को हमने क्या मान लिया, x, और एक भुजा को क्या मान लिए, y। हमारा सवाल हल हो गया, कर लेंगे। तीसरा सवाल देखिए, आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल के बराबर है। देखिए तीसरा जो सवाल है, आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल के बराबर है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल दिया है, क्या दिया है, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल जो है उसकी लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल के बराबर है। ठीक है, ये मान लीजिए लंबाई हो गई, ये मान लीजिए अपनी ये आयत हो गया। तो आयत का क्षेत्रफल दिया है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो याद रखिए कि हम लोग क्षेत्रफल के लिए मानेंगे a। ये जानते हैं क्या होता है, ये ऐसा क्यों होता है, रेडियस माने होती है त्रिज्या, किसके माने, रेडियस। डायामीटर माने होता है व्यास, एरिया माने होता है क्षेत्रफल, इसीलिए इसका नाम d का मतलब व्यास, r का मतलब त्रिज्या, क्षेत्रफल का मतलब एरिया। ठीक है,
तो हमको कुछ नहीं पता है, हमारे पास एक्स वाई है ना, 3 ठो है, तो एक्स वाई जेड भी मान लीजिए एक्स वाई, ठीक है। हमको कुछ नहीं पता रहेगा तो एक्स वाई जेड तो पता रहेगा। अब देखिए क्षेत्रफल है, लंबाई है, चौड़ाई, तो एक को एक्स मान ले, इसको क्या मान ले एक्स, इसको क्या मान ले वाई, इसको क्या मान ले जेड, तो एक्स बराबर वाई जेड हो गया कि नहीं, हो गया। या अगर हम क्षेत्रफल को ए मान ले, लंबाई को x मान ले और चौड़ाई को क्या मान ले y मान ले, तो क्षेत्रफल बराबर x गुणे y नहीं होगा। क्षेत्रफल जो है लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल के बराबर है, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर मान लीजिए हमको नहीं याद है कि क्षेत्रफल को क्या दिखाएंगे, तो मत दिखाइए, एक्स वाई जेड तो हमें पता है, 1 2 3, 3 लोग हैं, किसी को x मान लीजिए, एक को y मान लीजिए, एक को z मान लीजिए, अपना काम बन गया, ठीक है। चलिए चौथा देखिए, लाभ विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर के बराबर है। लाभ किसके अंतर के बराबर है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर के बराबर है जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है। विक्रय मूल्य किससे अधिक है, क्रय मूल्य से। ये जो लाभ है, अब देखिए लाभ है, ये विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य इन दोनों के अंतर के बराबर है, ठीक है। तो हम लोग देखिए लाभ और हानि का सवाल हम लोग देखे हैं ना, कि हमें लाभ कब होगा, जब कोई चीज हम खरीदे हैं उससे ज्यादा में बेचेंगे तब लाभ होगा, कि खरीदे हैं जितने में उससे कम में बेचेंगे तब लाभ होगा। कब लाभ होगा बताइए, हमें लाभ कब होगा। जैसे 3 रुपए की चीज, 3 रुपए का एक कलम खरीदे हैं, तो अगर हम 3 रुपए से कम में बेचेंगे तब लाभ होगा, या 3 रुपए से ज्यादा में बेचेंगे, ज्यादा में बेचेंगे। तो ज्यादा में जो बेचते हैं उसको हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं कि विक्रय मूल्य। बेचने वाला मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य, और खरीदने वाला मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य। तो कौन ज्यादा होगा, लाभ में क्रय मूल्य ज्यादा होगा या विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। अब किताब में दिया भी है कि विक्रय मूल्य ज्यादा है और क्रय मूल्य कम है, सवाल में दिया है ना, देखे हैं। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जब विक्रय मूल्य, देखिए चौथा में देखिए, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है, ये चौथा सवाल है, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या है, अधिक है। तो जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है, यानी हमारे पास क्या पता चल गया, हमको ये पता चल गया कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है। तो हम अंतर निकालने के लिए ज्यादा में से कम ही घटाते हैं, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिए। अब यहाँ पर कुछ मान लीजिए, लाभ के लिए क्या मानते हैं आई, विक्रय मूल्य को क्या मानते हैं यस, क्रय मूल्य को क्या मानते हैं सी। तो एक सूत्र तो हमारा यही हो गया कि नहीं, आई बराबर एस माइनस सी। कोई कहेंगे गुरुजी हम आई सी एस, मान लीजिए एग्जाम में भूल गए, हमें नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा क्रय मूल्य है, कौन सा विक्रय मूल्य है, कौन सा आई है, कौन सा सी है, कौन सा यस है, तो कुछ नहीं पता है। तो एक्स वाई जेड तो याद है, तो इसको क्या, कितने लोग हैं 1 2 3, तो किसी को x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, इसको z मान लीजिए, मान सकते हैं कि नहीं, मान सकते हैं। तो x बराबर क्या होगा y माइनस जेड, ये भी सही है, ये भी सही है कि नहीं। जहां ये लिखेंगे वहां पर लिखना पड़ेगा कि लाभ बराबर क्या है x, विक्रय मूल्य बराबर क्या है y,
अक्रय मूल्य बराबर क्या है, जेड। कैसे कोई समझेगा इसको देखकर, कैसे समझेगा क्या है? तो आप वहां बता दीजिए कि एक्स क्या है बाबू, ये लाभ है, वाई क्या है, विक्रय मूल्य है, जेड क्या है, क्रय मूल्य है। तो इस तरह का सवाल कर लेंगे, उसमें साफ साफ दिया है, संबंध दिया है, आप एक्स और वाई मान के या एक्स वाई जेड मान के अपना उत्तर निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए तीसरा सवाल है, एक टोकरी में 50 आम है। तीसरा का ए है, एक टोकरी में 50 आम है, ठीक है, और दूसरी टोकरी में एक्स आम है। दूसरी टोकरी में कितने आम है, एक्स आम है। पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने अधिक आम है, यानी पहली टोकरी में ज्यादा है और दूसरी टोकरी में कम है। तो कह रहा है कि पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने अधिक आम है। फिर से देख लीजिए, एक टोकरी में 50 आम है, दूसरी टोकरी में एक्स आम है। हमसे कह रहा है कि पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने अधिक आम हैं। प्रश्न का मतलब समझ में आया? तीसरा का ए जो है, टोकरी कितनी है, एक की दो, दो टोकरी। पहली टोकरी में कितने आम, 50, वेरी गुड। दूसरी टोकरी में कितने आम, एक्स आम। तो हमसे कह रहा है कि पहली टोकरी में ये दूसरी टोकरी से कितना ज्यादा आम है। तो इसका मतलब एक चीज तो पता चल गया, यहाँ पर एक चीज छिपी है, कौन ज्यादा है कौन कम है, पता चल रहा है? प्रश्न ही बता रहा है। प्रश्न क्या कर रहा है, एक टोकरी में 50 आम है और दूसरी टोकरी में यक्स आम है। हमसे क्या कर रहा है, अब ध्यान से सुनिए, कर रहा है पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितना अधिक आम है। इसका क्या मतलब हुआ, ज्यादा आम किसमें है, पहली टोकरी में। पता चल गया ना, इसमें ज्यादा है तभी तो ये ज्यादा पूछ रहा है, यानी पहली टोकरी वाला आम ज्यादा है और ये आम क्या है, कम है। ये अधिक है और ये कम है, यही ना है। तो अब हमसे पूछ रहा है कि पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने अधिक आम है। तो किसमें से कितना घटाएंगे, 50 में से क्या घटाएंगे, एक्स। ठीक है, समझ गए? कितना आसान सवाल था। एक टोकरी में 50 आम है और दूसरी टोकरी में कितने आम है, एक्स आम है। हमसे पूछ रहा है कि पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितना ज्यादा आम है। तो पहली टोकरी में से दूसरी टोकरी घटा दीजिए, बात खत्म। ठीक है, अब बी वाला सवाल देखें हम लोग, बी क्या कह रहा है। देखिए ये बी वाला जो कर रहा है, ये कह रहा है कि एक विद्यालय में 100 छात्र हैं। कितने छात्र हैं, 100। एक विद्यालय में टोटल, देखिए एक विद्यालय में कुल कितने छात्र हैं, 100 छात्र हैं। ठीक है, जिसमें से एक्स छात्र प्रदूषित जल पीने से बीमार हो गए। 100 छात्र थे, उसमें से कितने बीमार हो गए, एक्स छात्र। तो स्वस्थ छात्रों की संख्या कितनी है। बात समझ में आए? वही बात, एक विद्यालय में कितने छात्र हैं, कितने छात्र हैं, ये अपना विद्यालय है। इस विद्यालय में टोटल कितने छात्र हैं, 100 छात्र। और यक्ष छात्र जो हैं वो क्या हो गए, बीमार हो गए। कैसे बीमार हो गए, प्रदूषित पानी पीने से, यानी दूषित जल पीने से। जैसे अच्छे को टाइफाइड हुआ था ना, तो कैसे हुआ था, गंदा जल पीने से, गंदा खाना खाने से, दूषित खाना खाने से। तो वही जो दूषित खाना है, दूषित जल है, पीने से एक्स छात्र क्या हो गए, बीमार हो गए। ये एक्स छात्र क्या हो गए, बीमार। टोटल कुल छात्र कितने थे, या 100, यही ना है। कुल छात्र 100 थे
अगर x बीमार हो गए तो ये बताइए कि x बीमार हो गए तो कितने छात्र स्वस्थ हैं, बताइए। 100 ऋण, एकदम आसान सा सवाल, ठीक है। 100 छात्र थे, x छात्र बीमार हो गए और कितने छात्र बचे, 100 छात्र बचे, स्वस्थ हैं, ठीक है। अगला देखिए चौथा सवाल। अब देखिए चौथे सवाल में क्या कह रहा है। चौथा सवाल में हमसे कह रहा है कि पार्श्व चित्र में आयत की आसन्न भुजाएं x और y मीटर हैं। देखिए ये भुजाएं दिखाया है ना, एक भुजा दिखाया है x मीटर, एक भुजा क्या दिखाया है, y मीटर है। भुजाएं x और y मीटर हैं। आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। आयत का क्या ज्ञात कीजिए, परिमाप। पार्श्व चित्र में आयत की आसन्न भुजाएं x और y मीटर हैं, आयत का परिमाप लिखिए। यही ना है, चित्र देखिए x और y मीटर है। तो देखिए हमें चित्र बनाया है, चित्र कैसे बनाया है देखें हम लोग। ये जो चौथा सवाल है, चौथा सवाल में क्या किया, ये चित्र ऐसे बनाया है। देखिए हम लोग चित्र x मीटर है और ये क्या है, y मीटर है, ठीक है। हमसे सवाल पूछ रहा है कि आयत का परिमाप लिखिए। आयत का क्या लिखिए, का परिमाप। तो हमें ये बताइए, हम लोग आयत के बारे में पढ़े हैं, पिछली कक्षाओं में हम लोग आयत के बारे में डिटेल में देखे हैं। क्या देखे हैं, आयत की कितनी भुजाएं होती हैं, 4। कितनी भुजाएं होती हैं, 4, 1 2 3 4। आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर, बराबर होती हैं। ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। और है कोण कितना होता है, चारों कोने का कोण कितना होता है, 90 अंश होता है। विकर्ण भी बराबर होते हैं, ये विकर्ण ये जो तिरछे आता है। तो हमें सवाल में ये जानना है कि आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये अगर x है तो इसके सामने की ये भुजा कितनी होगी, x होगी ना। ये जितना ये है उतना ये है। अब इसके सामने की भुजा ये y है तो ये भी क्या होगी, y, ठीक है। तो ये कैसे हमने x लिखा, ये कैसे हमने y लिखा, ये समझ में आया। क्योंकि हम जान रहे हैं कि आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो अगर ये हमारा x है तो ये भी x होगा, इसी के ठीक सामने ये दोनों बराबर होंगे। ये अगर y है तो इसी के ठीक सामने y है, ये भी बराबर होगा। अब देखिए परिमाप क्या होता है, किसी भी चीज का परिमाप निकालना होता है तो जितनी भुजाएं रहती हैं सबको क्या करते हैं, जोड़ देंगे। त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे, तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं, तीनों भुजाओं का योग। आयत का परिमाप निकालेंगे, 4 भुजाएं होती हैं तो कितनी भुजाओं का योग, 4 भुजाओं का, यही ना होता है आयत का परिमाप। तो चारों भुजाओं में कौन कौन है, एक x और ये क्या हो गई, ये y और ये क्या हो गया फिर x और ये क्या हो गया y। नहीं हुआ क्या, x y x y, जोड़िए। अब देखिए, अब जोड़ना तो हम लोग जान रहे हैं, अभी हम लोग सीखे x में x जुड़ेगा और y में y जुड़ेगा। तो एक x है, एक x है, दुगो मिल गया तो कितना बना, x और x मिल गए तो कितना बन गया, 2x। अभी हम लोग पढ़े हैं पीछे 2x। और देखिए धन y में y जुड़ गया, ये कितना बना, 2y। तो यही अपना क्या हो गया, आंसर। आंसर माने उत्तर, ठीक है।
आंसर माने उत्तर। हम एक चीज और कर सकते हैं कि यहाँ पर 2 को कॉमन ले लेंगे, तो 2 को बाहर निकाल लेंगे, 2 इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा y, तो ये भी हो गया, दोनों सही है, ये भी सही है ये भी सही है, ठीक है। तो 2x धन 2y, x और x मिल गए 2x और y मिल गए 2y। तो आयत का परिमाप कितना हो गया, 2 ब्रैकेट में x प्लस y या 2x धन 2y, ठीक है। तो आयत का परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग। तो चारों भुजाओं में एक भुजा x है, एक भुजा y है, तो हमें जान रहे हैं कि आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर। तो ये x है तो ये भी x, ये y है तो ये भी y, तो चारों भुजाओं का योग जोड़ दीजिए, एक x y x y जोड़ दीजिए, x x मिलके कितना हो गया 2x और y मिलके क्या हो गया 2y, ठीक है। चलिए पांचवा देखिए, एक गुब्बारे का मूल्य x पैसा है। एक गुब्बारे का मूल्य कितना है, x पैसा। ऐसे ही 12 गुब्बारों का मूल्य बताइए। यानी एक गुब्बारे का मूल्य कितना है, x पैसा। हमसे पूछ कितने गुब्बारे का रहा है, 12 गुब्बारों का, ठीक है। तो फिर वही पुराना सवाल अपना, कौन सा नियम, कौन सा नियम, एक ही नियम है जो हर जगह दौड़ता है। एक गुब्बारे का मूल्य दिया है, एक गुब्बारे का मूल्य दिया है, कितना है x पैसा। एक गुब्बारे का मूल्य कितना दिया है, x पैसा। हमसे पूछ रहा है 12 गुब्बारे का मूल्य। कुछ समझ में आया। एक ही नियम है जो हर पाठ में मिलता है लगभग। कौन सा नियम, ऐकिक नियम। एक का दिया है, अधिक का पूछ रहा है, क्या करेंगे, जोड़ घटाना गुणा भाग क्या करेंगे, गुणा। तो एक का दिया है 12 गुणे x, तो 12 गुणे x को हम क्या लिख सकते हैं, 12x ऐसे, ठीक है। ये ना हुआ, तो कितना आसान सवाल था। एक गुब्बारे का मूल्य x पैसा है, 12 गुब्बारे का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक का दिया है, अधिक का पूछ रहा है, कौन सा नियम लगाएंगे, ऐकिक नियम, 12x पैसा, ठीक है। चलिए चलिए हम लोग छठवां देखें। एक कक्षा में x विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी हैं, x विद्यार्थी हैं, जिनमें 1/4 बालिकाएं हैं। यानी 1/4 क्या है, बालिकाएं हैं। कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं, कक्षा में टोटल विद्यार्थी कितने हैं, x। कक्षा में टोटल विद्यार्थी कितने हैं, x। ये देखिए पांचवा है, कक्षा में कुल विद्यार्थी हैं कितने हैं, बताइए कुल विद्यार्थी कितने हैं, x। इसकी 1/4 क्या है, 1/4 क्या है, बालिकाएं। किसका 1/4, कुल विद्यार्थी के। जैसे हमारे यहाँ कुल विद्यार्थी हैं, उसका 1/4 क्या है, बालिकाएं। तो बालिकाएं कितनी हैं, तो बालिकाओं की संख्या कितने का 1/4 है, बताइए। हमारे पास कुल विद्यार्थी कितने हैं, x, इसका 1/4, इसका यानी किसका, कुल विद्यार्थी का। जैसे अगर हम कहें कि अगर हमारे पास 10 विद्यार्थी हैं, ध्यान से देखिए, अगर 10 विद्यार्थी हैं, इसका आधा बालिकाएं हैं। तो बालिकाएं कितनी है बताइए, बड़े आसानी से बता देंगे। अगर हमारे पास कुल 10 विद्यार्थी हैं, ठीक,
और 10 विद्यार्थी में से आधा विद्यार्थी क्या है, आधा बालिकाएं हैं। तो कितनी बालिकाएं हैं, 5, बता दिए। तो ये बालिकाएं 5 कैसे आया, ना 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 ना, हाँ 10 का आधा, हाँ सही। बालिकाओं की संख्या निकालने का मतलब 10 का आधा, यही ना हुआ। 10 का कितना, 10 तो हमारे पास है, तो इसका आधा करेंगे तो वही बालिकाएं हो गई। तो 10 का माने क्या होता है बच्चा, गुणा। आधा माने क्या होता है, 1/2। देखिए ये चीज आप लोग जानते रहिए, आधा माने क्या होता है, आधा माने, अच्छा हम लोग भिन्न में पढ़े, आधा माने 1/2, 1/3 माने 1/3 माने 1/3, 2/3, 2/3 को क्या कहेंगे बताइए, 2/3, वेरी गुड। 3/4, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए समझ आया ना। तो 10 का आधा, आधा मतलब क्या हुआ, 1/2। तो 10 गुणे 1/2, ऊपर का गुणा ऊपर करेंगे, 10 गुणे 1/2 यानी 10/2, यानी कितना आ गया, 5। तो ये संख्या था, बड़ी आसानी से बता दिए। तो जब बीज गणित में चलेंगे तो अगर हमारे पास x विद्यार्थी हैं, इसका 1/4 बालिकाएं हैं, कितनी सी बालिकाएं हैं, 1/4, तो बालिकाओं की संख्या कितनी होगी, x का क्या, 1/4, ये ना हुआ, बोलिए। ये जो विद्यार्थी हैं उसी का 1/4 करेंगे, वही ना बालिकाएं हैं। तो x का मान कितना है, x का माने गुणा 1/4 का मतलब क्या हुआ, 1/4। तो x गुणे 1/4, याद करिए अभी हम लोग पढ़े हैं, x में जब 1 से गुणा करते हैं तो इसको क्या लिखते हैं, किसी संख्या में 1 से गुणा करेंगे तो क्या लिखते हैं, x में लिखते हैं /4। यही हमारा क्या आ गया, आंसर। ठीक है। तो प्रश्न था कि कुल विद्यार्थी हमारे पास कितने हैं, x, 1/4 क्या है, बालिकाएं हैं, तो हमें बालिकाओं की संख्या पूछ रहा है। तो x का 1/4 यही ना है, बालिकाएं। तो x का माने होता है गुणा, 1/4 माने 1/4। तो x में 1 का गुणा करते हैं, तो जब किसी संख्या में 1 से गुणा करते हैं तो क्या मिलता है, वही संख्या मिलती है, x मिलता है, x/4। ठीक है। चलिए एक 7वां क्या कर रहा है, पार्श्वकित चित्र में वर्ग की एक भुजा a है, चित्र बनाया है। देखिए ये चित्र बना के वर्ग की भुजा कितना दिखाया है, a। ठीक है, ये चित्र बनाया है, वर्ग की भुजा कितना दिखाया है, a। तो वही कह रहा है कि पार्श्वकित चित्र में एक वर्ग की भुजा a सेमी है, वर्ग का परिमाप लिखें। वही आयत वाला है, आयत की तरह है। ठीक है। तो इसमें देखिए एक चित्र बनाया है, ये बनाया है बच्चा क्या, वर्ग। क्या बनाया है, वर्ग बनाया है। तो वर्ग में ये दिखा दिया है a सेमी, ये क्या है बच्चा, वर्ग। हमसे पूछ रहा है इसका परिमाप। तो देखिए पहले हम लोग वर्ग के बारे में समझ लें, हम लोग पढ़े भी हैं वर्ग के बारे में। वर्ग की कितनी भुजाएं होती हैं बच्चा, 4 भुजाएं होती हैं। चारों भुजाएं बराबर होती हैं, बिल्कुल बराबर होती हैं। यही तो वर्ग और आयत में अंतर है। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग और घन एक दूसरे से मिलता जुलता है। ठीक है। वर्ग में कितनी भुजाएं बराबर होती हैं, 4 भुजाएं, यानी वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है। तो जब वर्ग का परिमाप हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वही चीज ना, 4 भुजाओं वाला है
तो अभी हम लोग देखे हैं कि परिमाप के लिए कुछ भी लिखिए, परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग। 4 भुजा है तो चारों भुजाओं का योग, और त्रिभुज है तो 3 भुजाओं का योग। तो चारों भुजाओं का क्या है? योग। तो अगर ये भुजा एक है, ए है, तो ये भी भुजा ए से में होगी कि नहीं? मुझे बताइए, सभी भुजाएं बराबर होंगी कि नहीं? ये भी बराबर, ये कितना होगा? ये भी ए से में, और ये भी क्या होगा? ए से में। तो सभी भुजाएं ए से में हो गई। अब परिमाप हमें निकालना है, तो परिमाप कैसे निकलेगा? परिमाप के लिए क्या करते हैं? चारों भुजाओं का योग, सबको जोड़ दीजिए। अब देखिए ए धन ए धन ए धन ए। अब देखिए ए को 4 दैयां जोड़ रहे हैं, अभी हम लोग जोड़ना सीखे हैं अभी हाल ही में। जब 4 बार जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4a। अभी ना देखे हैं? 4a, यही हमारा परिमाप हो गया। ठीक है, तो आप लोगों का 5B की प्रश्नावली में 7 सवाल थे, वो 7 सवाल हम लोग क्या है पढ़ लिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अक्षर में घात। घात कैसे लगती है? जैसे x गुणे x गुणे x, यानी x की घाते 3 होता है। कैसे ये घात लगता है, अगले क्लास में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? घात के बारे में। जब किसी संख्या के ऊपर घात कैसे लगता है, घात के नियम क्या है। ठीक है, 2 का हम लोग 2 बार गुणा कर देते हैं तो 2 की घाते 2 हो जाता है। 2 का 5 बार गुणा कर देते हैं तो 2 के घाते कितना हो जाता है? 5। ये सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे? अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए।